नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज एक खास कार्यक्रम के तहत और एक खास मेहमान को साथ में लेकर। तो कार्यक्रम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस कार्यक्रम का 5वां दिन है जो हम चला रहे हैं। साहित्य और राष्ट्रीय चेतना। आजादी हमने पाई, कैसे पाई, उसमें किन-किन लोगों का कितना सहयोग रहा। क्योंकि सामने 15 अगस्त है, तो ख़्याल आ जाता है कि कुछ बातें उसके बारे में हम जानें। क्योंकि आज अभी शुरू हो 75 गया साल कुछ। के बाद भी हम उन सारे सच से हम उस सारे सच्चों से वाकिफ नहीं हैं। आज़ादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, बल्कि मुझे ये लगता है कि जैसे परत दर परत खुलती जा रही है, तो लगता है शायद भारत का कोई कोना, कोई हिस्सा, कोई राज्य, कोई व्यक्ति शायद बाकी ना रहा हो उस लड़ाई में अपनी आहुति किसी न किसी रूप में देने में। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे मज़ेदार बात बल्कि मुझे लगती है कि साहित्यकारों ने जिस तरह से अपनी भूमिका उसमें निभाई है, उस दृष्टि से शायद किसी ने सोचा ही नहीं। या तो हम एक ही जगह साहित्यकार अपनी जगह हैं और स्वतंत्रता सेनानी अपनी जगह। लेकिन इन दोनों को मेल करके भी सोचा जा सके कि साहित्यकारों ने किस-किस तरह से या तो वो सक्रिय रूप से आज़ादी की लड़ाई में कूदे हैं और या फिर अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने आज़ादी की अलग जगाई है। और इसी बात को सोचते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि हम देखें तो सही कि साहित्यकारों ने उस समय किया क्या है। और उसी कड़ी में आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर हरिदास व्यास, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और आपसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बहुत सारे विषयों जी, पर। तो आपके ज्ञान और आपकी अध्ययन का जो क्षेत्र है वो इतना विशाल है कि आपका परिचय पढ़ते समय मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं परिचय कितनी देर दूँ कि हम आगे आपकी बातें सुन सकें। तो जी, इतना बहुत है जितना आप दे चुकी हैं। नहीं, कुछ परिचय फिर भी कुछ नए लोग हमेशा जुड़ते हैं और उनके लिए थोड़ा-सा परिचय ज़रूर देना चाहूँगी कि आपने एमए तो किया और उसके बाद जो आपने पीएचडी की, आपका सब्जेक्ट मैं देख रही हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सृष्टि एवं दृष्टि। ये सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना विशाल है, इतना गहन है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर के शोध करना, उनके साहित्य की गहनता को समझना और उसमें भी आपने सृष्टि और दृष्टि दोनों को समेटा है, तो ये आपकी भी दृष्टि को दर्शाता है कि कितनी गहनता होगी उसमें। और उसके साथ आपने बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया है। एक-एक पुस्तकों का नाम लेना बहुत ही मुश्किल, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसमें से कौन-सी पुस्तक का नाम मुझे अच्छा लगता है, जिसको मैं लूँ, तो मुझे हर नाम ही अच्छे लग रहे थे। और आप सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर हैं, अतिथि शिक्षक भी रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि हिंदी के साथ-साथ पत्रकारिता, जनसंचार और पता नहीं आपने कितने सारे एंकरिंग, कितने सारे कार्यों में आपने महारत हासिल किया है और उसके लिए आप शिक्षा मतलब लोगों को शिक्षित भी करते हैं और उसके साथ-साथ लेखन का आपका एक विशाल अनुभव है, जिसमें कि हम देखते हैं तिनकों का ताप, एक था पेड़, कहानी है कि खत्म ही नहीं होती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सृष्टि एवं दृष्टि, आलोचना की अंतर्ध्वनियाँ, मीडिया, महिला एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो इतने अलग-अलग विषयों को आपने छुआ है कि मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती थी और संपादन का कार्य भी किया है और बहुत सारी आपकी संकलित पुस्तकें हैं। और किन्नर समाज पर कल आरोज कल, उस पर आपने एक आलोचना लिखी है जो कि आज का बड़ा ज्वलंत विषय है। भारतीय नरेशों की हिंदी सेवा, इस पर आपने आलोचना लिखी है। तो आपके आलोचना के भी जो विषय है ना, वो एक अलग ही तरह की गंभीरता को दर्शाते, जीवंत यथार्थ का रचनाकार, अनुभूति से सहानुभूति तक। और इसके अलावा रचना, प्रकाशन और प्रसारण, हंस, पाखी, इंद्रप्रस्थ, भारती, साक्षात्कार, कथानक, आजकल, वातायन, आहा ज़िंदगी,
साहित्य अमृत, शेष, जनसत्ता आदि पत्र पत्रिकाएं, इतनी सारी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित, और इनमें बहुत सारी ऐसे होंगे जो नाम आपने कुछ छोड़ भी दिए होंगे, क्योंकि जब इतना कुछ साहित्यकार कर चुका होता है तो उसे लगता है क्या क्या लिखूं और क्या क्या छोड़ूं। तो चलो जाने देता हूं। और उसके साथ आपको जो सम्मान प्राप्त हुए उसकी भी निश्चित ही एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन मैं कुछ 2-4 नाम जरूर पढ़ना चाहूंगी। वीर दुर्गादास राठौर सम्मान, अखिल भारतीय कुमुद टिक्की कहानी प्रतियोगिता 2017 में, पितृकृप कहानी को प्रथम पुरस्कार, रांगे राघव कथा सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान, और इसी तरह बहुत सारे कार्यक्रमों का, बहुत सारे आयोजनों का आपने संयोजन किया है। हमारे ही पटल पर मैं कहूँ कि आपका ये तीसरा, जहां तक मुझे याद है कि तीसरा ये कार्यक्रम है जहां की हम आपकी बातें सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत पुनः पुनः स्वागत करती हूँ इस पटल पर, अभ्युदय के इस पटल पर, जिस पर आपका होना ही अपने आप में बहुत ही आनंद और गौरव की बात है। और आपके साथ वार्ता करेंगे आज आपके बहुत खास मित्र भी हैं, और हमारी संस्था के मुख्य परामर्शदाता भी हैं, डॉक्टर प्रेम तन्मय जी। इनके बारे में क्या कहूँ, कथाकार कहूँ, साहित्यकार कहूँ, कवि कहूँ, डॉक्टर कहूँ, और यह बहुत अच्छे, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छे परामर्शदाता कहूँ। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रेम भाई। और अब आपसे बात करेंगे तन्मय जी। तो मंच में तन्मय जी को सौंपती हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का अभ्युदय के इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, अभी जो यहाँ पर जुड़े हैं, भीम प्रकाश जी, डॉक्टर शशि मंगल जी, रेखा परी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग आज जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। सविता मागदी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी तन्मय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। अभ्युदय जिस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है उसका मूल विषय जो साहित्य और राष्ट्रीय चेतना है। डॉक्टर हरिदास व्यास हमारे साथ में हैं। मैं ये बता दूं कि हरिदास व्यास का चिंतन हमेशा हट के होता है। ये जब अपनी बात कहते हैं तो बड़ी इत्मीनान से कहते हैं और बहुत गूढ़ अर्थों में अंदर जाकर के बात कहते हैं। तो जब ये विषय चुना गया साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, तो मुझे लगा कि साहित्य कैसे राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता है। अगर इस विषय पर चर्चा की जाए तो एक रूटीन के लेखक से हट करके हम कुछ ऐसे लेखकों को चुने जिन्होंने कुछ अलग से बात की हो। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ केवल तिरंगा हाथ में लेकर के और खड़े हो जाना ही नहीं है, उसके बहुत सारे अर्थों को भी स्पष्ट करना होता है, और उन अर्थों को स्पष्ट करना होता है जहां तक साधारण दृष्टि या साधारण नजर नहीं जाती, वहां तक पहुंचना होता है। तो मुझे लगा कि डॉक्टर हरिदास व्यास उसके लिए बहुत उपयुक्त व्यक्तित्व होंगे। तो मैं इनका बहुत आदर और सम्मान के साथ में इस पटल पर स्वागत करता हूं। और आज की वार्ता के लिए मैं डॉक्टर हरिदास व्यास जी को मधु करता हूं कि वे हमारे साथ में हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के विषय को पढ़ते ही आपके मस्तिष्क में डॉक्टर हरिदास व्यास जी कौन से साहित्यकार निकल करके आते हैं, और साथ ही साथ में मेरा ये पहला प्रश्न हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न उसके बाद जो मैं करूंगा कि यशपाल जैसे राइटर के होते हुए जिन्होंने बंटवारे के त्रासदी पर इतना जबरदस्त लिखा जिसको झूठा सच के नाम से हम जानते हैं, उसके बाद में भी आपने भीष्म साहनी का चयन किया और भीष्म साहनी के तमस पर चर्चा करने के लिए आपने विशेष अपना मत रखा। तो ये मेरे दो प्रश्न आपके सामने रहेंगे और मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर अपनी बात कहें कि एक तो साहित्य और राष्ट्रीय चेतना और उसमें भीष्म साहनी। जी प्रेम भाई, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही एक वाक्य से बात शुरू करना चाहता हूँ। द्विवेदी जी खुद इतिहासकार थे, साहित्यकार भी थे, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, आलोचना भी लिखी, लेकिन इतिहास भी लिखा। लेकिन वे कहते थे कि इतिहास मृत है,
और साहित्य है वो जीवित है। तो चेतना मृत में तो हो नहीं सकती, ये तय है। चेतना होगी वो जीवित में होगी, इसलिए वो साहित्य में ही संभव है। इतिहास जो हो चुका है वो बात बताता है, लेकिन साहित्य जो हो चुका है के साथ जो हो सकता है उसकी बात बताता है। बहुत सुंदर। इसलिए साहित्य जो है वो अपने आप में चेतना का एक आगार है, और वह चेतना साहित्यकारों की उपलब्धि बन जाती है जब वो एक व्यापक पैमाने पर चेतना जागृत करने में सफल रहते हैं। मेरे सामने इंदु जी बहुत नाम थे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत लोगों ने लिखा है, खूब लोगों ने लिखा है, लेकिन बहुत से लोग प्रसाद पे आके, राम प्रसाद बिस्मिल पे आके, रामरक्ष रानीपुरी पे आके ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने इससे आगे की बात देखी, जो दूसरा प्रश्न भी था प्रेम भाई का, कि एक झूठा सच जो 1958 में पहला भाग आया वतन और देश, फिर 1960 में दूसरा भाग आया देश और विकास, ये लगभग 800 पेज का एक महाकाव्य था। तो प्रश्न ये है कि ये महाकाव्य लिखने के बाद क्या आजादी आंदोलन पर, विभाजन पर कुछ लिखना शेष रह गया क्या? इतना व्यापक पैमाने पर लिखा गया। इसलिए मैं आज आपके सामने पहले भीष्म साहनी का एक परिचय देता हूं कि वे क्यों इसके बावजूद एक ऐसी संभावना निकाल लेते हैं, और वो संभावना देख करके पाठक कहता यही रह गया था, यह ही जानना शेष था। देखिए, भीष्म साहनी पाकिस्तान में जन्मे थे, और 8 अगस्त 3 दिन बाद उनकी जन्म तिथि भी आने वाली है। 8 अगस्त को जन्मे और 2003 को आपका देहावसान हुआ था। एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, वो लेखक तो थे ही, वे नाटककार थे। वे इप्टा से लंबे समय तक जुड़े रहे थे और इप्टा के सक्रिय सदस्य थे। आप जानते हैं, नाटक के क्षेत्र में इप्टा से बड़ी कोई संस्था हमारे देश में नहीं है। आपने नई कहानियां पत्रिका का संपादन भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल सांकृत्यायन जिस अनेक भाषाओं को जानते थे, इसलिए उनको अनेक भाषी कहते थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उनको महापंडित की उपाधि दी इस कारण। तो भीष्म साहनी भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी तो जानते ही थे, लेकिन रूसी भाषा ऐसी जानते थे कि उन्होंने मॉस्को में रह करके 2 दर्जन रूसी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। और विभाजन के बाद भीष्म साहनी अपने पिता हरबंस लाल साहनी और अन्य परिवारजनों के साथ में रावलपिंडी से दिल्ली आ गए। दंगों के बाद उन्होंने जो दंगाग्रस्त इलाका देखा, उसे देखकर बहुत व्यथित हुए। एक पीड़ा लेखक के मन में जब आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की तरह, क्रिया प्रतिक्रिया की तरह तुरंत ही अभिव्यक्त हो जाए। वो अंदर ही अंदर घुलती रहती है, और घुल करके वो एक आकार लेती है, एक प्रकार लेती है, एक आयाम लेती है। और उस आयाम में से जब लेखक बहुत सारे आयाम निकालने में सक्षम खुद को मानता है, तब जाकर के एक रचना लिखी जाती है। इसलिए एक अजीब बात है कि एक विद्वान का कहना है कि प्रेमचंद अगर हिंदी साहित्य के हार्डवेयर है, तो भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के सॉफ्टवेयर है। 1973 में जब तमस किताब आ गई, तो इंदु जी ऐसा लगा कि मानो विभाजन की त्रासदी और विभाजन के कारणों को पहली बार खोजा गया है। पहली बार यह सोचा गया है कि राष्ट्र है क्या। बहुत आदर्श की बातें तो हमने कर ली, लेकिन हकीकत में वो राष्ट्र है जो हमारी राजनीतिक परिधि है, वो हमारा राष्ट्र है। और उसके प्रति चेतना का तात्पर्य यही है, उसके प्रति हमारी संवेदना, उसके प्रति हमारी सकारात्मकता, उसके प्रति हमारी सार्थक जो दृढ़ता है, ये मनन जो है, ये उस चेतना को आगे ले जाता है। तमस लिख करके भीष्म साहनी जी ने 1973 में हमारे सामने पहली बार ये बताया कि अब ये एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है, और दोनों राष्ट्रवासियों की संवेदना बिल्कुल अलग है।
बताया तो इतिहास में भी था, पर इतिहास ने ये पंक्ति लिखकर मामला समाप्त किया। लेकिन जब साहित्यकार इसको लिखता है तो वो बताता है कि ये अलग होने से आपकी संवेदनाओं पर क्या असर पड़ा। और यही बात उन्होंने इस तमस उपन्यास में 1973 में प्रकाशन के बाद जाहिर की। यह उपन्यास इस तेज गति से लोकप्रिय और प्रसिद्ध दोनों हुआ। मैं दोनों शब्द अलग अलग कह रहा हूँ। प्रसिद्धि जिसमें बिल्कुल कोई साधना निहित होती है, और लोगों ने माना कि यह उपन्यास जितना लोकप्रिय है उतना ही प्रसिद्ध है। और पहली बार केवल महज 200-250 पन्नों में, उसके 13 अध्यायों में हमारे सामने भीष्म साहनी ने इस काल विभाजन, ये देश विभाजन और हम क्यों दो देश बने, इसके मर्म पर उंगली रख दी है। क्यों हमारे यहाँ इतना खून खराबा हुआ, क्यों नहीं हमारे यहाँ शांति से यह बंटवारा हो सकता था। इन सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे नहीं, घटनाओं के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने दिया है। तो प्रेम भाई, ये इस तमस का जो लेखन है, ये इसका बड़ा कारक। हरिदास जी, मैं जानना चाहता हूं कि 1947 याद आते ही जो 14 अगस्त है, वो 14 अगस्त जो विभाजन की दिनांक रही, और जिस दिन ये इस त्रासदी को हम लोग किसी भी स्वतंत्रता दिवस को भुला नहीं पाते। कारण 1.5 करोड़ लोगों को का पलायन और 10 लाख लोगों की हत्याएं। 10 लाख लोगों की जिस दिन हत्याएं हुई हो, जिस दौर में हत्याएं हुई हो, उन पर बहुत कम लिखा गया। आप देखिए बंटवारे के, एक तो उसका कारण ये था कि उस समय साहित्यकार जो थे वो या तो कांग्रेस की छत्र छाया में थे या कम्युनिस्ट की छत्र छाया में थे। तो मुझे लगा कि बंटवारे के ऊपर लिखने के अंदर उन्होंने हाथ डालने से कतराए, या तो कारण क्या था ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन बंटवारे के ऊपर बहुत कम साहित्य रचा गया, जिसमें अगर यशपाल का झूठा सच और तमस के अलावा अगर ढूंढा जाए तो बहुत बड़ा साहित्य हमें मिलता नहीं है। और अगर मिलता है तो उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। ये तवज्जो दी गई बहुत सालों बाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस परिप्रेक्ष्य में आप बंटवारे के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया और क्यों नहीं सोचा गया कि इस पर बहुत सारा साहित्य रचा जाना चाहिए था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, हरि भाई? देखिए, एक उपन्यास और भी लिखा गया था इसके अलावा, आधा गांव। हाँ, बड़ा आधा गाँव। चर्चित भी रहा था। हाँ, चर्चित भी रहा था, लेकिन उसका जो कैनवास था, उसका पिच जो था, वो पिच इतना बड़ा नहीं था, और वो एक जनपदीय क्षेत्र के आसपास ज्यादा सिमट के रह गया। लेकिन एक अजीब संयोग आपको बताता हूँ कि यशपाल कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। हाँ, हाँ, और आप ये देखिए कि भीष्म साहनी भी प्रगतिशील कम्युनिस्ट है। चेतना के थे, और इनके बड़े भाई साहब बलराज साहनी भी बलराज साहनी, हाँ, प्रगतिशील चेतना के थे। इनके घर में एनवायरनमेंट पूरा प्रगतिशील चेतना का था। बिल्कुल। तो प्रगतिशील चेतना होती क्या है, ये यशपाल उस तरह से नहीं बता पाए। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि दोनों उपन्यास हमारे सामने है, यशपाल एक व्यास शैली में, वर्णनात्मक शैली में उस समय की घटनाओं को उन्होंने जैसे कट पेस्ट किया। लेकिन जब भीष्म साहनी इसको लिखने लगे तो पहला पैराग्राफ ही आपको जकड़ लेता है। और प्रेम भाई, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि भीष्म साहनी यदि आज की तारीख में होते तो वे शायद यह उपन्यास लिख ही नहीं पाते। ये उनका साहस था कि उन्होंने उस समय भी लिख दिया। उस समय भी चुनौतियां कम नहीं थी। आपको तो मालूम होगा, भीष्म साहनी जोधपुर आ चुके हैं हाँ, एक बार, और उस कार्यक्रम को कंडक्ट मैंने ही किया था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो भीष्म साहनी जी से एक व्यक्तिगत सवाल मैंने पूछा कि अब 1995 में अगर आप तमस लिख रहे होते तो तमस कैसा होता।
तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बहुत सी कड़वाहटें उसमें नहीं होती, कम होती। तो मैंने कहा ये सच्चाई होती या? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पर्दा होता, सच्चाई पर एक झीना पर्दा। क्या बात है। हर 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 काल समय में कुछ ऐसा होता है कि कहने का सलीका और तरीका आपको बदलना होता है। और यह सच्चाई जो उन्होंने 1973 में कह दी। नत्थू नाम का एक चमार है और उस चमार के पास में एक मुराद अली नाम का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इस सुअर को मारना है। बेचारा नत्थू तो कहता है साहब मैं तो हलाल नहीं कर सकता, मुझे आता भी नहीं, मैं कसाई नहीं हूँ, आप फला के पास चले जाइए। मुराद अली डांट के उसके जेब में कुछ रुपए ठूंस के कहता है कि नहीं ये तुझे ही मारना है। और वह बड़ा मुश्किल जीवन और मौत का खेल खेलता हुआ, क्योंकि जब बिल्ली और सुअर घिर जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो वे सीधा आकर आक्रमण करता है। तो उससे बेचारा नत्थू बचता बचाता अंततः उनको मार देता है, मुराद अली को सौंपता है और दूसरे दिन वह मरा हुआ सुअर है, उसका गोश्त जो है वो मस्जिद की सीढ़ियों पर मिलता है। आज की तारीख में क्या कोई प्रगतिशील व्यक्ति इस तरह किसी मुस्लिम के हाथों सुअर का गोश्त मस्जिद पर फिकवाने की हिम्मत कर सकता है? कोई लेखक ये बात क्या लिख सकता है? नहीं लिख सकता। हम बड़े रिजिड हो गए। इसलिए हमें संवेदना की जरूरत है, साहित्यिक संवेदना की जरूरत है। साहित्य पक्षपात नहीं मानता है। साहित्य जैसा है उसमें भावना के साथ प्रस्तुति मानता है और यही काम तमस में भीष्म साहनी ने किया। उस घटना के 5 दिनों तक पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे गूंजने लगते हैं। चारों तरफ अफवाहों के बड़े बड़े आडंबर आने लगते हैं। चारों तरफ दोनों ही संप्रदायों के जो नेता है वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। एक गांव की स्त्रियां, उनको पता चलता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी आने वाले हैं, वे अपने बच्चों को लेकर के कुएं में कूद जाती है। कत्लेआम होते हैं, लाशों की सड़ांध है और उस सबके बीच में कुछ ऐसे संवेदना के सूत्र भी रचे हैं। हरनाम दास का एक मुस्लिम मित्र ही आके सिख हरनाम सिंह को कहता है कि आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और वो जाते हैं और जाकर शरण किसकी लेते हैं? अपने एक मुस्लिम मित्र की, एहसान अली की। और एहसान अली उनको शरण देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि घर आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हरनाम दास की ट्रेजेडी देखिए कि उनका लड़का मार के डर से, भय से मुस्लिम बन जाता है और उनकी लड़की मार दी जाती है। क्या इतनी बेबाक, ऐसी संवेदना रचने का साहस आज का साहित्यकार कर पाता है? मैं भीष्म साहनी के बाद देखता हूं तो मेरे सामने ऐसे नाम प्रायः दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि मैंने भीष्म साहनी को चुना। हरि भाई, मैं एक बात और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टैग लाइन बनी थी कि जो इतिहास भुलाते हैं उन्हें भुगतने का अभिशाप झेलना पड़ता है। 1947 के इतिहास को भुलाए जाने की वजह से क्या परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें बेबाकी से नहीं बताया गया सच उस वक्त। तो आप देखिए वो सच अभी तक भूत बनकर के हमारे सामने खड़ा होता है। और इस टैगलाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और 1947 के परिप्रेक्ष्य में कहां पर कड़ियां जुड़ती हुई आपको दिखाई देती? देखिए प्रेम भाई, सत्य को कब्र में बंद नहीं कर सकते। आप और हम जानते हैं कि 1947 के बाद में हमारे पहले शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित थे। आप हम जानते हैं कि उस समय किस तरह से प्रायोजित ढंग से इतिहास लिखवाया गया और उन्होंने ये समझ लिया कि हमने सच को दफन कर दिया है। उन्होंने समझा कि हमने इतिहास को दफन कर दिया है। उन्होंने समझ लिया कि इतिहास अब खो गया है, भुला दिया गया है, अब वो इतिहास खत्म बात है। लेकिन आप हम देखते हैं
इतिहास खत्म नहीं हुआ, सत्य खत्म नहीं हुआ। अगर कोई कार्य होता है तो उसका कोई कारण होता है, और कार्य कारण संबंध से ही हम पूरे जीवन का अन्वेषण विश्लेषण कर सकते हैं। लोगों ने इतिहास पर 100 पर्दे डालने की कोशिश की। लोगों ने सावरकर को क्रांतिकारी ही नहीं माना। लोगों ने ऐसे कई लोगों के बारे में नाम लेना ही बंद कर दिया। एक ही परिवार हुआ, वो ही स्वतंत्रता सेनानी हुआ, वही हमें आजादी दिलाने वाला हुआ, बाकियों को भुला दिया गया। लेकिन इसके साथ एक कड़वी सच्चाई आपके सामने प्रेम भाई और रखना चाहता हूँ, आज जो सुन रहे हैं उनके सामने और रखना चाहता हूँ, कि राम प्रसाद बिस्मिल को दूसरे दिन फांसी होने वाली थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने उस अंतिम रात में एक पत्र लिखा था देशवासियों के नाम, और उस पत्र में लिखा था कि मैं आज भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आगे के 100 जन्म मिले तो इस भारत में ही मिले, और मेरे प्राण जाए तो भारत की रक्षा और आजादी के लिए ही जाए। मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ने से कोई हिचक नहीं है। इस पत्र का शीर्षक था फांसी के तख्ते से। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात हम सभी देशवासियों को सोचने की जरूरत है कि क्या हम आजाद होने के लायक हैं? क्या हम आजाद होना भी चाहते हैं? क्या हम आजादी के लिए तत्पर हैं? आजादी का अर्थ या मूल्य समझते हैं? अगर ऐसा होता तो अधिकतर क्रांतिकारियों को भारतीय जनता ही अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़वा। कितना बड़ा सत्य कहा गया है प्रेम भाई। आपको नहीं लगता कि इतिहास दोहरा रहा है? इसी देश की अस्मिता पर इसी देश के कई वासी खतरा बन रहे हैं। वो एक नकली इतिहास हाथ में लेकर के और आपके और हमारे सामने हमें वो बिल्ली और कबूतर की तरह रखना चाहते हैं। जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर देता है और वो सोचता है बिल्ली है ही, और आप परिणाम जानते हैं। बिल्ली झपट्टा मारती है और कबूतर की गर्दन है वो बिल्ली के हाथ में मुंह में होती। यह खेल आज भी खेला जा रहा है। हम सच्चाइयों को अब भी उपेक्षित कर रहे हैं। कोई भी जो इस प्रकार का बड़ा झगड़ा है, इस तरह का जो अनुशासनहीनता का जो माहौल है, वो अपने आप क्रिएट नहीं होता, वो करवाया जाता है। वो खुद ब खुद नहीं होता। आप देखिए तमस में 5 दिन तक आंदोलन चला। 5वें दिन अंग्रेजों ने एक केवल हवाई जहाज उठाया और वह उस चारों तरफ शहरों के मंडराया, और वो सारा जो झगड़ा है वो खत्म हो गया। सब जो थे वो अपने अपने घरों में चले गए। क्या वो हवाई जहाज पहले दिन नहीं उठ सकता था? अगर वो पहले दिन उठता तो यह नहीं होता। इसका मतलब कि झगड़ा हुआ नहीं, झगड़ा करवाया गया था। दूसरी बात कि जब वहां पर हवाई जहाज उड़ गया तो अमन कमेटियां बनी, एकता समितियां बनी, और एक बस भर करके पूरे शहर में घूमने जा रही थी नारे लगाते हुए एकता जिंदाबाद के। और वो नारे लगाने वालों में सबसे आगे कौन था? मुराद अली। मुराद अली। वो मुराद अली जिसने इस झगड़े को शुरू करवाया था। इसलिए हमारी संवेदना में ये विवेक भी होना चाहिए, ये विवेकपूर्ण सामर्थ्य भी होना चाहिए कि हम ये पहचाने कि हमारी राष्ट्रीय संवेदना को आहत करने वाले कौन है और उसे मानवीय बनाने वाले कौन है, जिनके कारण राष्ट्र की अस्मिता खतरे में आती है, और वो कौन है जिनसे यह राष्ट्र निर्माण होता है। यह बताने के लिए, यह संवेदना जताने के हमारे सामने तो भीष्म साहनी ने एक रख दिया, और यहाँ उपन्यास खत्म हो गया कि वो नारे जो लगा रहा था उसमें मुराद अली सबसे आगे था और हिंदू मुस्लिम एकता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लोग उसके पीछे नारों की जय जयकार कर रहे थे। आज हमारे सामने वो प्रश्न छोड़ गए हैं कि क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा है? क्या हम इतने संवेदनशील है कि इस सच को जान सके कि जो हमारे सामने मुखौटा लगाकर शांति का दूत बनकर आ रहा है, इतिहास की गरिमा अपने आप में
समाहित करने का दावा करके जो आ रहा है, वो वास्तव में उस मुखौटे के पीछे उसका चेहरा कितना घृणित है। इतिहास को दबाने वालों के चेहरे घृणित हो जाते हैं प्रेम भाई, वो आपकी तरह सुंदर नहीं बने रहते। बहुत सही कहते हैं आप। भीष्म साहनी जी ने इसका नाम रखा तमस, और तमस का अर्थ हम सब जानते हैं कि तमस का अर्थ अंधकार है। तो क्या उन्हें लग रहा था कि ये पूरे उपन्यास की घटना में शुरू से लगाकर अंत तक में जो तमस है वो कहीं समाप्त होता हुआ नहीं दिखता है जहां पर वो अंत करते हैं? क्या बात, तो क्या ये क्या लगता बात? नहीं है कि वो अंधकार समाप्त नहीं हुआ है, उस अंधकार में ही है अभी तक भी हम स्वतंत्रता देखिए, के मैं बावजूद? भीष्म साहनी, मैं अपने प्रगतिशील मित्रों को कहता हूँ हाँ, कि आप प्रगतिशील बने तो भीष्म साहनी जैसे बने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भीष्म साहनी में ही यह साहस था कि उन्होंने उपन्यास खत्म वहां किया जहां तक अभी तमस ही है, हाँ, अभी प्रकाश के किरण की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहर हम सबके अंदर है, षड्यंत्रकारी हमारे चारों ओर है। मैं आपको और बताऊं कि भीष्म साहनी जी ने एक कहानी और लिखी, अमृतसर आ गया है। हाँ, अमृतसर आ गया है। एक छोटी सी कहानी जिसमें रेल का एक डिब्बा है जिसमें 3 पठान बैठे हैं, एक सरदार जी बैठे हैं, एक लेखक खुद बैठा है, एक बुढ़िया बैठी है और एक दुबला पतला सा बाबू बैठा है। और वे पठान है, वो उस दुबले पतले हिंदू बाबू की खूब मजाक उड़ाते हैं, छेड़ते हैं उसको और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। वो विचार सहन करता रहता है, मुस्कुरा के, कभी बात टाल के, कभी थोड़ा सा जवाब दे करके। अब देखिए घटना कैसी मोड़ लेती है कि वह पठान जो है, एक स्टेशन रुकता है तो एक हिंदू आदमी अंदर आता है और वह बक्सा ला रहा है, वो अपनी औरत को ला रहा है, वो सिमटी विमटी चारपाई ला रहा है, सामान ला रहा है। और ये पठान उसको जाकर के कहता है, हे कहाँ अंदर चला आता है, हर कोई चला आता है। वो बेचारा आदमी कहता है, मैं टिकट लिए हुए हूँ साहब, ऐसे ही नहीं आया हूँ। तो कहा नहीं नहीं, इसमें जगह नहीं है। और वो जोर से लात मारता है, गलती से लात उस आदमी को नहीं लग के उसकी औरत को लग जाती है। पर वो आदमी उसमें भी क्रोध करने की स्थिति में नहीं था। वो सामान अंदर ला रहा है ताकि गाड़ी छूट दी जाए, लेकिन वो पठान उस आदमी को और उस औरत को धक्का दे करके बाहर उसका संदूक बाहर फेंक देते हैं और ये बेचारे आदमी औरत उतर जाते हैं। हमें लगता है घटना यहाँ खत्म हो गई, घटना यहाँ से शुरू होगी। उसके बाद में हर स्टेशन पे वो दुबला पतला आदमी लगातार पूछ रहा है कि कौन सा स्टेशन आ गया है, कौन सा आ गया है। जैसे ही उसको पता चलता है अमृतसर आ गया, अब आप देखिए वो खड़ा होता है दुबला पतला बाबू और वो पठानों को कहता है, साले हराम जादों कुत्तों, तुमने उस हिंदू औरत को लात मारी, तुमने उसे उतार दिया, तुम साले कमीनों, मैं तुमको देख लूंगा। वो 3 पठान, हट्टे कट्टे पठान, उस दुबले पतले बाबू की अरे भाई, आपकी और आवाज बंद हो गई। हेलो, हाँ, 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 बोलिए। वो दुबला अब पतला आ रही आदमी है। एक लोहे की छड़ लेकर के आता, लेकिन तब तक उन पठानों के साथी दूसरे डिब्बों से आते हैं और इन 3 पठानों को लेकर के चले जाते। ये दुबला पतला बाबू अंदर आके कहता, वो साले पठान कहाँ गए? देखिए अब उसके अंदर वो सारा जो जहर था वो भरा हुआ यूं का यूं है। और वो कहता, पठान कहाँ है जिसने उस हिंदू औरत को लात मारी? वो दुबला पतला बदला लेने के लिए आतुर है, लेकिन पठान जा चुके हैं। इतने में गाड़ी चलती है और चलती गाड़ी में दूसरी तरफ से एक आदमी चढ़ता है जो मुस्लिम है। उसकी औरत साथ साथ भाग रही है, लेकिन दरवाजा बंद है और वो खटखटाता है कि दरवाजा खोली, दरवाजा खोली। दरवाजा नहीं खोलता है। ये बाबू उठ के जाता है, कहता है दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम जाओ। तो अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल। आप समझ गए होंगे जब वो अल्लाह के वास्ते कह रहा है तो वो कौन है बाहर खड़ा? ये बाबू दरवाजा खोलता है और उसके सिर पे वो लोहे की छड़ जोर से मारता है। वो आदमी एक बार चकरा जाता है, धीरे धीरे हैंडल उसके हाथ से छूट जाता है और वो गिर जाता है। आप देखिए कितने लोगों के मन में इस तरह का जहर भरा हुआ है।
वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चुप है तो समय को देख करके, लेकिन जैसे ही मौका आएगा वो ऐसे ही वो दुबले पतले वाले बाबू बन जाएंगे और हम फिर एक नए तमस की ओर चले जाएंगे। ये साहित्य हमें संवेदना देता है कि हम विवेक से काम लें। ये साहित्य हमें ये समझ देता है कि इसका कोई अंत नहीं है। कौन सी क्रिया सबसे पहले हुई ये अब आप तलाश नहीं सकते, और प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो उसका कोई अंत नहीं। लेकिन इस देश में उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो बार बार ऐसी क्रियाएं करते हैं। बजाय उनको प्रतिक्रिया करने के, उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा, उन लोगों को अलग थलग करना पड़ेगा। ये समझ हमें साहित्य देता है। और यही कारण है कि भीष्म साहनी सही मायने में एक प्रगतिशील चेतना के थे कवि। उन्होंने कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाया कि अब सब ठीक हो गया, अब विभाजन हो गया तो ठीक हो गया। भीष्म साहनी जानते थे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में मतदान किया था उसमें से केवल 6% पाकिस्तान गए, 90% अब भी यहाँ है। और उसका परिणाम आप बार बार देखेंगे। जब सत्ता कमजोर होती है तो सांप्रदायिक ताकतें हावी हो जाती हैं, और जब सत्ता ही सांप्रदायिकता करने लगती है तो उस देश में विभाजन होता है। ये 1947 का ये सच है कि ये सांप्रदायिकता फैलाई गई थी जिसमें अंग्रेजों का हाथ था। अगर अंग्रेजों का हाथ नहीं होता तो तमस में वो हवाई जहाज 5वें दिन नहीं आता, पहले दिन आता। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग रहे, लड़ते रहें, और इस कारण से हम राज्य आसानी से करें। अंग्रेज चाहते थे कि पूरा देश एक नहीं रहे, ये 2 देशों में बट जाए ताकि एक बड़ी ताकत नहीं रहे। ये होता है कई बार सत्ता का षड्यंत्र। और ये जो 90% यहाँ रह गए हैं, ये षड्यंत्र जो कर रहे हैं, ये आपकी संवेदना को जागृत करना होगा। और जब तक इसे जागृत नहीं करेंगे इसकी सच्चाई आप नहीं जानेंगे। वसुधैव कुटुंबकम बहुत आदर्श वाक्य है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इसका, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें आप अपनी राजनीतिक जो भौगोलिक नक्शा है आप उसकी रक्षा कर लीजिए, तो राष्ट्र के प्रति आपकी संवेदना यही प्रमाणित हो जाएगी। अरे भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि भीष्म साहनी के बाद में आप क्या मानते हैं कि साहित्यकार की जो जो साहित्य और राष्ट्रीय चेतना है, तो साहित्यकार को राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या क्या रचा जाना चाहिए, या क्या वस्तु स्थितियां हैं इसको स्पष्ट करना चाहिए, या मुंह छुपा करके उनसे बचते हुए निकल जाना चाहिए? जैसा कि हम ये जान रहे हैं कि इन दिनों जो चालाक चुप्पियां हैं, जी जी, ये जो चालाक चुप्पी है कि सब जानते हुए भी कुछ न कहना, एक मैं तो पूरे इससे आगे की साहित्यकार बात कह रहा हूँ। हाँ, एक पूरे साहित्यकार का तबका है जो आंख हाँ, बंद करके हाँ, बैठा है। बस केवल वो ये सोच लेता है कि बस जो कुछ हो रहा है देख अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। अगर साहित्यकार इस समय चेतना से सामने खड़ा नहीं हुआ तो क्या स्थितियां पैदा होगी इस विषय पर, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता का जो हम जश्न मनाते हैं, ये जश्न कितने समय तक रह पाएगा, इन सब बातों के लिए कोई तो आगे आना पड़ेगा चिंता करने के लिए। देखिए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कि भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया। भीष्म तो पूरे महाभारत कौरवों पांडवों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही त्याग कर दिया अपने पिता के लिए, दुर्योधन के पिता के लिए, दुर्योधन वंश का राज चले उसके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि धृतराष्ट्र के प्रति इतना समर्पण करने के बावजूद भी सबसे दर्दनाक मौत महाभारत में किसकी हुई? भीष्म। तारों से बिंद करके कितने दिनों तक वो तिल तिल कर मरते रहे, तीर उनके शरीर में ऊपर आते रहे, शरीर नीचे जाता रहा, बिजता रहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को पूछा कि पंडित जी ये तो बताइए, जो सबसे अच्छा पात्र था महाभारत का उसको इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जवाब देते हैं कि उस पूरी सभा में जब द्रौपदी का आंचल खींचा जा रहा था उस समय एकमात्र भीष्म ही थे जिनका इतना प्रभाव था कि वो अगर कहते तो ये चीर हरण वाली घटना नहीं। इस समय
साहित्यकार ही वो बुद्धिजीवी है, अगर वो इस समय चाहे तो इस सांप्रदायिकता को रोक सकता है। इन चुप्पे लोगों को बुलवाना जरूरी है, वरना इन सबकी स्थिति है वो भीष्म जैसी। आज साहित्यकार का दायित्व हो गया है कि वो इस प्रकार की सच्चाइयों को बिना इस भेदभाव के कि उसे सांप्रदायिक कहा जाएगा, उसे हिंदू कट्टरवादी कहा जाएगा या उसे मुस्लिम कट्टरवादी कहा जाएगा, इस डर के बिना वो सच्चाइयों का पुरजोर अभिव्यक्ति करें, तभी वह सही मायने में साहित्यकार है। बिल्कुल हरि भाई, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य और राष्ट्रीय चेतना विषय के साथ में जो बातचीत यहाँ पर हुई है, ये सच है कि साहित्यकार ही राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर सकता है और जो अवचेतन में हम लोग जो चले गए हैं उसको वापस चैतन्य करने का समय आया है। ये केवल झंडा लगाने से या झंडा खड़ा कर लेने से या साहित्य पर चुप्पी साध लेने से या आंख बंद करके बैठ जाने से सच नहीं छुपेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज की वार्ता, जो कि 14 अगस्त की त्रासदी, बंटवारे की त्रासदी और उसके कारणों की खोजबीज करते हुए यदि हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो साहित्यकार जो है वो बहुत लंबे समय तक ये चुप्पी साध करके अगर बैठा रहेगा तो उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ सकता है। राष्ट्रीय चेतना जागृत मनोज मिला ले, साहित्यकार को आगे आना पड़ेगा। आप बात को यहाँ पर हम लोग विराम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप, हाँ, मैं सबको नमस्ते करते हुए कुछ अपने मन की बात बोलना चाहती हूँ। हाँ चलिए जी, हाँ, बहुत स्वागत है, बोले। स्वागत। हाँ, अभी सर जी ने कहा कि साहित्यकार को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने एक दो आलेख अभी जो ये इस समय जो चल रहा है, जैसे मजहबी स्कूल का आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने हिजाब का सुना होगा, तो ये सब मेरे मुंबई के हमारा महानगर पेपर या दिल्ली का हिंदू पेपर, सब पुराने पेपर हैं और इन सब में मेरा प्रकाशित हुआ है। और मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मेरे घर में मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मेरे अपने परिवार वाले लोगों ने कहा कि तुम्हारे जैसा विद्रोही कोई नहीं है और तुम इस तरह की बात लिखती हो, तुम तो खुद मरोगी, तुम पूरे खानदान को खत्म कर दोगी। अब ऐसे में कोई क्या करे आप बताइए। उस दिन से मैं कई बार रो के रह गई कि मैं, मन होता है कि लिखूं लेकिन लगता है कि नहीं, फिर मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूंगी। तो ऐसे में लोग क्या करें ये बताइए। देखिए, आप जो भी हैं, हाँ, एक वाक्य आपके लिए कहना चाहता हूँ। डॉक्टर सविता मार्गी डॉक्टर सविता मार्गी मिलता जुलता है। जी, मैं थोड़ा सा और सविता शब्द देता हूँ जी। आपको व्यास जी। हाँ भीम जी बोलिए। जी प्रेम जी, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि साहित्यकार चुप तो नहीं बैठ सकता। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने लिखा, हाँ, हो सकता है कि 90% साहित्यकारों ने अपनी डायरी में अपनी संवेदनाओं को लिखा हो, लेकिन समय और जैसा वो है कि भाई अमृतसर आ जाएगा तो मैं छड़ निकालूंगा, तब तक मैं इन पठानों के सुनता रहूंगा। हो सकता है कि वो डायरी उसने अपने तकिए के नीचे रखी हो और उसके आखिरी पन्ने पे पहले ही लिख दिया हो कि मेरे मरने के 15 दिन बाद इसको छपवा देना। ये भी हो सकता है। हाँ, उसकी चुप्पी का कारण ये हो सकता है कि मैं जीते जी, या माहौल ठीक होने की प्रतीक्षा करेगा ये वो, या फिर वो कहेगा कि मेरे मरने के 6 महीने बाद या 15 दिन बाद इस पुस्तक को छपवा देना। हो सकता है, क्योंकि साहित्यकार चुप नहीं बैठ सकता, उसकी कलम चलेगी और बिना लिखे वो सो नहीं सकता। ये उसकी संवेदना जब तक वो कागज पे नहीं उकेरेगा वो सो नहीं सकता। लेकिन डर भी है। आप देखिए, किसी का समर्थन करने से किसी तीसरे व्यक्ति का जो निर्दोष है बेचारे की हत्या हो जाती है। हम इस पे नहीं जाते क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब एक और सवाल, मंटो जैसे लेखक ने भी विभाजन की त्रासदी को लिखने की कोशिश करी और वो खुद 3 बार इधर से उधर गए। आकाशवाणी में वो थे और 47 में वो पाकिस्तान नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद पाकिस्तान जाते हैं। वहां उनको लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान ठीक है, वो वापस आते हैं।
शोभा टेक सिंह जैसा लेख कहानी लिखते हैं, कहानी लिखी, फिर कहानी उनको लिखी। लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, और वो फिर वापस पाकिस्तान जाते हैं, फिर हिंदुस्तान आते हैं, और आखिर में वो पाकिस्तान उनके बच्चे रह जाते हैं। तो क्योंकि वो संवेदनशील थे, लिखना चाहते थे, जो कुछ लिख सकते थे उन्होंने लिखा। और आखिर में तो जो बताया जाता है मंटो के लिए कि वो कहते थे कि मुझे एक बोतल के पैसे दे दो, तो लोग कहते थे कि अच्छा ये लिख दो, मैं तुम्हें बोतल दे दूंगा। तो ये जो साहित्यकार जब इतना घुस जाता है संवेदनाओं में तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में एक साथ, जैसे इमरजेंसी के दौरान लोगों ने लिखा लेकिन छपा नहीं, जैसे इमरजेंसी खत्म हुई एकदम साहित्य उभर के आया कि ये क्या हुआ था। तो सत्यता, जैसा आपने शुरू में कहा व्यास जी, कि सत्यता दबी नहीं, इतिहास दबा नहीं, सत्यमेव जयते हुआ देर से सही। देखिए, हमारे यहाँ के कवि हुए हैं, प्रेम भाई जानते हैं, डॉक्टर मदन डागा। डॉक्टर मदन डागा प्रगतिशील चेतना के थे, और प्रगतिशील लोगों ने ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र ऐसा चला कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया, लेकिन उनकी कविता बोलती। जयनारायण जी का जब आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी का जब आंदोलन हुआ, तो उनकी कविताओं के पोस्टर बनाए गए थे नारों के रूप। तो ये उनकी पहुंच थी, ये उनका डेकोरम था, ये उनकी गहराई और ऊंचाई थी। उनकी कविता है एक कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। क्या बात। उन्होंने जब भी कहा डंके की चोट कहा। अब दिक्कत क्या है कि हम में डरना इस समय वाजिब है, या अपना बचाव बहुत जरूरी है, या हमें एक मौके का इंतजार करना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने तो घोषणा कर दी है इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना, नारा दे दिया है, ठीक है। अब आप मौके का इंतजार कब तक करें? वो तो टारगेट दे चुके हैं, 2047 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। कोई समय ये टारगेट 2060 था, अब वो 60 से खिसक करके 2047 आ गया है, और तो सर तन से जुदा का नारा आ गया है। अब जो लिखता है सर तन से जुदा का खतरा लेकर के लिखता है, जो मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। ये मुक्तिबोध भी प्रगतिशील चेतना का है। आप देखिए, ये सारे प्रगतिशील है। ये नई आजादी की लड़ाई है, ये भी आजादी की लड़ाई है। आप इसे मत मानिए कि आप कोई सामान्य दौर में गुजर रहे हैं, आप बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। ये 1947 है। गजवाए हिंद के लिए जब पूरे विश्व से धन एकत्र हो रहा है, हलाला के नाम पे सारे चीजों पे टैक्स लग रहा है, और वो इस गजवाए हिंद जैसे कार्यक्रमों में ही वो टैक्स का पैसा जाता है। आप ताज्जुब करेंगे, चावल पे मतलब हम उसी का चावल लेंगे जो हलाला हमें देगा, हमें उसी का साबुन लेंगे जो हलाला हमें देगा। आप इस सच्चाई से अनजान रह करके कितने दिन तक चुप रहे? जिन लोगों ने उसके बावजूद फेसबुक पे लिखा है, कईयों की हत्या हुई है और कईयों ने उसको फेस किया है। ये एक शहर की बात नहीं है, ये हर शहर की बात है। तो बलिदान तो मांगती, आजादी बलिदान मांगती है, सच्चाई बलिदान मांगती है। आप सुरक्षित घरों में बैठे रह करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो दुबले पतले बाबू का मैंने उदाहरण बताया, ये केवल ये बताया कि हर व्यक्ति के मन में कितनी नफरत है, कितना अंदर से बदला लेने की भावना है कि मेरे एक हिंदू औरत के लात कैसे मार दी। अब हर एक को अपना रोल निभाना है, लेखक को अपना रोल निभाना है, जो पहली पंक्ति में उनको अपना रोल निभाना है, जो वॉलंटियर्स है उनको अपना रोल निभाना है। ये रोल सबको अगर अपनी जगह निभाए इस देश में, तो विश्वास कीजिए इस प्रकार के सांप्रदायिक आंदोलन नहीं होंगे, ये जड़ रूप नहीं ले पाए। लेकिन हमारी चुप्पी उनकी हिम्मतों को बढ़ाती। मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जितना विरोध सर तन से जुदा नारा का होना चाहिए उतना विरोध नहीं हुआ, लेकिन जितना विरोध हुआ सबके सर तन से जुदा भी नहीं। अब ये आपको देखना है कि आप खतरा किस कदर उठा सकते हैं। हम इतने सुरक्षा जीवी हो गए हैं क्योंकि हम हेलमेट लगाते हैं अच्छी यात्रा की
लेकिन हम यात्रा को ही नहीं निकले हैं। राहुल सांकृत्यायन तो कह के गए हैं कि अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानो, लेकिन अगर यात्रा के लिए मना कर रहे हैं तो मत मानो, निकल पड़ो यात्रा के लिए। तो आप हमको ये यात्रा तो करनी पड़ेगी। ये जो एक दुरूह रास्ता हमारे सामने आके खड़ा हुआ है गजवा हिंद का, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, शिकार भी होना पड़ेगा और शिकार करना भी पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। मैं मीठे शब्दों में बात कह सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं कही, कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी है। आप सहमत हो, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये किए बिना आपकी मुक्ति नहीं है। अंतिम बात कहता हूं कि 2 अंडे थे, उन अंडे में से चूजे निकलने, एक में से दोनों चूजे कोशिश कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक चूजा निकल पाया, दूसरा नहीं निकल पा रहा था। तो एक बच्ची ने उस चूजे के निकलने के लिए उस अंडे को थोड़ा और फोड़ दिया, तो वो दूसरा चूजा निकल गया। अब देखिए उन चूजों का जीवन, जो अपने आप निकल गया था वो तो सरवाइव कर गया, लेकिन जिसको हेल्प की थी वो बीमार सा रहने लगा और बहुत जल्दी मर मरा गया। अधिक सुरक्षा भी हमें कमजोर बनाती है, हमारी जिजीविषा को, हमारे मॉरल को, हमारी मानसिक हिम्मत को, हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाती है। इसलिए साहित्यकार का दायित्व साहित्यकार करे और बाकी लोग अपना नागरिकों का दायित्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। हाँ, बहुत धन्यवाद हरि भाई। जी साहब, आपने जो विषय चुना, ये निसंदेह कहा जा सकता है कि हम कितने आजाद हुए हैं, हम कितने डरे हुए हैं। हम अपनी बात कहते हुए यदि डरते हैं तो हम किस आजादी की बात कर रहे हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य को हम लोगों ने यहाँ पर बात के माध्यम से बीच में रखने की कोशिश की। और मैं ये जानता हूँ कि अभ्युदय साहित्यकारों का मंच है, और साहित्यकारों के मंच पर अगर साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के विषय में यदि ये विषय न जुड़ता तो ये हमारी बातचीत अधूरी रह जाती। एक शेर मुझे याद आता है कि मुजरे की अदा लेकर सरकार से शिकवा है, मुजरे की अदा लेकर सरकार से शिकवा है, गजरे की तरह हमको कुछ लोग मसलते हैं। क्या बात, क्या बात। अगर कोई इस तरीके से सरकार से शिकायत करेगा तो शिकायत का क्या निकलेगा, मुझे ये समझ नहीं आती। शिकायत किस तरह से की जानी चाहिए, उसे साहित्यकार को ही उस शिकायत को सामने लाना पड़ेगा। और मैं साहित्यकार के दायित्व पर जो चर्चा हुई है, उस चर्चा के लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा जख्म कुरेद करके सामने रखा जो ऊपर से ढका हुआ था और अंदर से सड़ान मान रहा था जी, और ऐसे का ऑपरेशन होना जरूरी था। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने भीष्म साहनी के उस तमस को उठा करके सामने रखा, जो तमस आज भी समाप्त नहीं हुआ है, और उस अंधकार को हम लोग महसूस कर सकते हैं, अभी सूरज उगा नहीं है। मैं वापस मंच इंदु जी को सौंपता हूं। आज की चर्चा को मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि डॉक्टर व्यास जी आप हमारे बीच में आए, और इस जीवंत चर्चा के लिए मैं आपको एक बार और धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही, और जो विषय है वास्तव में हम आजाद किस अर्थ में हुए हैं और किस अर्थ में अभी तक पराधीन हैं और अंदर की स्थिति क्या है, तो बहुत सुंदर आपने चर्चा की है। तो ये चर्चा इसी तरह आगे बढ़ती रहे और साहित्यकारों का जो कर्तव्य है वो साहित्यकार निभाते रहें। ये देखो ये वाला है ना, लेकिन तो धूप में देना पड़ेगा, ले ले। लेकिन निष्पक्ष होकर निभाएं। साहित्यकार कभी भी निष्पक्ष रहें, तभी वो सही साहित्य होता है। अपनी भी भावनाएं उस पर नहीं लगनी चाहिए। जब आप साहित्य लिखते हो तो कहीं ना कहीं हम ऐसा देखा जाता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, कहीं हम अपने विचारों को ला देते हैं। तो ये जितने संवेदनात्मक विषय होते हैं, इसमें हमें किसी भी पक्ष का नहीं होना चाहिए, और तब वो सही साहित्य बन सकता है, और तब वो सही प्रेरणादायक साहित्य बन सकता है। तो इस बात का ये भी ख्याल रखना है, जोश में होश नहीं खोएं। प्रेरणा हम क्या लिख रहे हैं, और वो हमारी व्यक्तिगत भावना है, या हम देश प्रेम की बात कर रहे हैं, या सुरक्षा की बात कर रहे हैं, या किस अर्थ में हम इस चीज को रख रहे हैं। तो बहुत बहुत आपकी चर्चा हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। आप जितनी गहराई से बात करते हैं, मैंने कहा ना कि आपकी चर्चा में, जैसे तन्मय भाई ने कहा, कि बहुत एक गहनता होती है, एक बहुत सुलझा हुआ पक्ष होता है हर दृष्टि से। तो वैसे ही आपके वार्ताकार थे,
और वैसे ही आप हो। आप सब दोनों का ही बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ अभ्युदय के इस पटल पर। बहुत 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 धन्यवाद।